नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र पॉइंटर के प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास का, जिसमें प्राचीन भारत में हमने पाषाण युग से लेकर मौर्य एवं मौर्योत्तर युग तक की चर्चा कर ली है पार्ट 1 में। आज हमारा पार्ट 2 है, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से। और इसमें जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो है, गुप्त वंश ने शासन किया कब से कब तक? तो गुप्त वंश ने शासन किया 319 से 500 ईस्वी के बीच में। कितना? 319 से 500 ईस्वी के बीच में। एक्चुअली क्या है, जो गुप्त वंश की ऐसे शुरुआत यदि देखा जाए तो वो श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त ने कब किया था? लगभग 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद घटोत्कच राजा बना था, लेकिन जो प्रथम महान शक्तिशाली राजा यदि बोला जाए तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने गुप्त संवत की भी शुरुआत की, और वो 319 या 320 ईस्वी से माना जाएगा। तो 320 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में गुप्त वंश की शुरुआत मानी जाएगी। और ये 319 से 319 20 से 500 ईस्वी के मध्य ये पूरा गुप्त वंश का शासन चलता है। 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। 4 अश्वमेधों का संपादन किसने किया था? ये किया था प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम कौन थे? ये एक वाक्टक राजा था प्रवरसेन प्रथम। इसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। आप जानते हैं वाक्टक और जो गुप्त हैं उनके बहुत अच्छे संबंध रहे थे, पारिवारिक संबंध भी हुए थे। तो उसी में ये समकालीन शासक है वाक्टक, और जो वाक्टक शासक है उसमें प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया, और इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किया था। इसी वंश का शासक था प्रवरसेन द्वितीय। उसकी रुचि जो है साहित्य में थी, और उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किया था। सेतुबंध, तो कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया कि सेतुबंध जो है ग्रंथ, इसकी रचना किसने किया था? तो प्रवरसेन द्वितीय ने किया था। और 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। देखिए, एक है इतिहासकार विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ विसेंट स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों से मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया था। किसने दिया था? विसेंट स्मिथ ने, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था। देवगुप्त का एक अन्य नाम क्या था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, उसे देवगुप्त भी कहा जाता है। देवगुप्त नाम मिलता है विक्रमादित्य के नाम से। और इसका प्रमाण आपको कहाँ से मिल जाएगा? साची और वाक्टक का जो अभिलेख है वहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देवगुप्त भी कहा गया है। उसका अन्य नाम देवराज या देवश्री भी मिलता है। तो ये यदि क्वेश्चन पूछा जाए देवराज या देवश्री का नाम गुप्त वंश शासकों में से किसका नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसे परम भागवत की उपाधि धारण की। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण किया था, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है वो प्रथम शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया। ये आपको मिल जाएगा प्रमाण महरौली अभिलेख में। महरौली अभिलेख में विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी, और वहीं पे परम भागवत की उपाधि भी देखने को मिलता है। कहाँ? महरौली अभिलेख में। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबंध है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंध है? तो वो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। देखिए, इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है समुद्रगुप्त के सूचना के बारे में जानकारी देता है। इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसके बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में। जो अशोक स्तंभ है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, उसमें समुद्रगुप्त का चर्चा देखने को मिलता है, उसके बारे में सूचना मिलता है। और इसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संदेह विग्रह हरिसेन ने संस्कृत भाषा में उसका काफ़ी प्रशंसा किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। और इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में आपको समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख मिलेगा। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त के से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति। और इसकी रचना या फिर किसने किया था? संस्कृत भाषा में हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार कौन है? हरिसेन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं।
प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है कुमारगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति जो है कुमारगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में भी चर्चा करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि कुमारगुप्त के बारे में जो प्रयाग प्रशस्ति है ये कितना सटीक है, आंसर तो यहाँ कुमारगुप्त दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त ही होना चाहिए आंसर। एक बार इसे कंफर्म कीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में ही सुना है अभी तक मैंने, कुमारगुप्त का नाम तो कहीं पढ़ने को नहीं मिला। एक बार इसे कंफर्म जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी किसकी देती है? मेरे हिसाब से समुद्रगुप्त होना चाहिए आंसर, यहाँ पे कुमारगुप्त दिया हुआ है, तो इसकी एक बार आप कंफर्मेशन कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो इसमें आपको जहांगीर का भी लेख मिल जाएगा, जहांगीर का लेख मिल जाएगा प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें, इसमें क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये तो जानते ही हैं, लेकिन इसकी रचना समुद्रगुप्त के जो हरिसेन थी उसने किया था। कनिंघम के अनुसार यह लेख मूलतः कौसंबी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौसंबी से मंगाकर इलाहाबाद के किला में स्थापित किया था। इलाहाबाद का जो हम पढ़ रहे हैं प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, वो एक्चुअली कौसंबी में खुदवाया गया था, लेकिन अकबर जो है उसे कौसंबी से कहाँ लेकर आया था? इलाहाबाद लेकर आया था। और इस पर जहांगीर का एक लेख और रानी का अभिलेख तथा अशोक द्वारा कौसंबी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश, ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये इलाहाबाद में किसने लाया था? अकबर ने लाया था। कहाँ से? कौसंबी से। और वहाँ पे जहांगीर के बारे में लेख को उत्कीर्ण किया गया है। बाद के समय में ये उत्कीर्ण किया गया, कब? अकबर के समय में जहांगीर का भी उत्कीर्ण वहाँ पे उसमें किया गया प्रयाग प्रशस्ति में। तो प्रयाग प्रशस्ति में आपको समुद्रगुप्त, वो सब प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है, लेकिन इसे जो कौसंबी में स्थापित किया गया था उसे इलाहाबाद लाया था अकबर ने, और उसमें जहांगीर के बारे में भी लेख को उत्कीर्ण किया गया। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथ्व्या प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? समुद्रगुप्त की उपाधि थी। एक इतिहासकार हैं तेजराम शर्मा, वो अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में उल्लेख करते हैं कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसने पृथ्वीव्या, ठीक है, पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि धारण किया था, अर्थात पृथ्वी का प्रथम वीर है और इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में है। अगला देखते हैं। और ये पृथ्वी प्रथम वीर, ये सूचना हमें कहाँ से मिल रही है? तेजराम शर्मा की एक पुस्तक है अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। हुनों के आक्रमण से अत्यंत कौन विचलित हुआ था? तो वो हुआ था गुप्त के समय में हुनों का आक्रमण हो रहा था, खास करके जो उत्तरोत्तर गुप्त थे उसमें उनका आक्रमण बहुत तेज हो गया, और जो उत्तरोत्तर गुप्त हैं वो एक तरह से कमज़ोर स्थिति में होते चले गए थे। हालांकि स्कंदगुप्त ने हुनों का सामना किया था। तो ये पूरा एक डिटेल है हुनों के बारे में कि हुन का जो पहला आक्रमण है गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों वो बुरी तरह से पराजित हुआ था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा होगा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने क्या किया? गुप्त साम्राज्य को पतन को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त का जब मृत्यु हुआ 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में या 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में, उस समय तक हुनों ने उस क्षेत्र को पूरा कब्जा कर लिया। हम देख रहे हैं कि 500 ईस्वी के आसपास 500 तक ये शासन चलता है गुप्त वंश का, और ये लास्ट में जो है हुनों ने उत्तरोत्तर गुप्त को हराया, उत्तरोत्तर गुप्त शासकों को, और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य विखंडित होता चला गया था और हुन अटैक हो रहा था। तो उसके बाद ये शासन जो है समाप्त हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया स्कंदगुप्त के शासनकाल में, हमने चर्चा किया था। ये पहला जो अटैक किया था ये 455 के आसपास किया था, और यही समझिए 45 बरस और जब 500 ईस्वी तक ये गुप्त शासन पूरा चला था। गुप्त शासक जिसने हुनों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त ने, वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, तो भीतरी स्तंभ लेख, ये भीतरी स्तंभ लेख में ये स्कंदगुप्त का है और इसमें यह चर्चा है कि स्कंदगुप्त जो है उसने हुनों को हराया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं हुन अटैक, प्रशासन का समांतीय ढांचा था पूरा प्रशासन का, और उत्तरोत्तर गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी।
उत्तराधिकारी भी अयोग्य हुए, उनका अटैक होता रहा। प्रशासन में समानता व्यवस्था थी, जिसके कारण जब केंद्रीय शासन कमजोर हुआ तो विभिन्न सामान स्वतंत्र होते चले गए, और इस तरह से जो केंद्रीय शासन थी एक गुप्त वंशों की वो समाप्त हो गई और अलग अलग क्षेत्रीय राजाओं का उद्भव हुआ। उत्तराधिकारी कमजोर हुए थे, तो इस तरह से गुप्त जो साम्राज्य था वो पतन, उसके विभिन्न कारण थे पतन के। आगे बढ़ते हैं। शक विजेता के रूप में जाना जाता है, तो शक विजेता के रूप में किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को हम लोग शक विजेता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। शक विजेता, ये शक आप जानते होंगे, जो शक थे वो भी बाहर से अटैक किए थे, जैसे हिंद यूनानी के बाद शक का आगमन होता था, फिर पहलव, उसके बाद कुषाण का। तो शकों के साथ युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय का, और उसने काफ़ी हद तक शकों को कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा था रुद्रसिंह तृतीय। रुद्रसिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था और पश्चिम भारत पर एक शासन स्थापित कर लिया था शकों को हटा करके। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक अन्य उपाधि भी धारण करता है, और वो उपाधि है सकारी का। शकों को हराया, तो इसी कारण सकारी का उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि सकारी का उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसे हराया था? अंतिम जो शक शासक था राजा रुद्रसिंह तृतीय, उसे हराया था और पश्चिम भारत में शकों का उन्मूलन कर दिया था। और शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। तो ये पूरा डिटेल है शक विजेता सकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था, तो रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया था, अभी हमने चर्चा किया। आगे बढ़ते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। जब शकों को पराजित किया था रुद्रसिंह तृतीय को, तब इसने चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन से संचालित होता था वो था ताम्रलिपित। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से जिस एक पतन से संचालित होता था वो था ताम्रलिपित। ताम्रलिपित एक बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार और साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह उस समय भड़ौच था, जहां से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ताम्रलिपित पूर्वी भारत में था या उत्तरी भारत आप बोल सकते हैं, उस समय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बंदरगाह था। और ये ताम्रलिपित कहाँ था? आपको मिलेगा बंगाल में। ठीक है, उस समय का जो तत्कालीन बंगाल था वहाँ पे ताम्रलिपित बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, इन सभी के साथ व्यापार होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं से समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो ये क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो भारत का व्यापारिक संबंध था उसका एक बहुत बड़ा कारण था मानसूनी हवाएं उसे कोऑपरेट करती थी। अगला क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। श्रेणी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्या था? श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानक, कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था कौन? श्रेणी का काम क्या था? वो वेतन, नियम, मानक, कीमत आदि को सुनिश्चित करता था और श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार रखता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र जो हैं वो किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से, और ये चीज़ अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। सुश्रुत जो है अपनी आयुर्विज्ञान शास्त्र के लिए जाने जाते हैं।
सुश्रुत। ठीक है, तो आयुर्वेद एवं चिकित्सा क्षेत्र में आप सुश्रुत का नाम आपने सुना होगा, चरक का भी नाम सुना होगा, तो ये काफ़ी फेमस रहे थे। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता भी है और इसमें चिकित्सा के ज्ञान और कार्य कुशलता आदि का महत्व इसमें दर्शाया गया है, इसमें सुश्रुत संहिता में। ठीक है, चरक भी कब मिलेंगे आपको? गुप्त काल में मिलेंगे चरक। आगे बढ़ते हैं। धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, तो भास्कराचार्य संबंधित नहीं आयुर्वेद शास्त्र से, बाकी धन्वंतरि हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से शामिल थे सारे। ये भास्कराचार्य को छोड़कर ये आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित थे। ठीक है, तो धन्वंतरि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे। ये आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक और सुश्रुत जो है वो भी आयुर्वेद के विख्यात पंडित थे। चरक कनिष्क का राजवैद्य था, कनिष्क का राजवैद्य था चरक, और इसने चरक संहिता लिखा था। जबकि भास्कराचार्य क्या थे? खगोल विज्ञानी है, ये खगोलज्ञ है, गणितज्ञ है भास्कराचार्य। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती की रचना किया था। किसका? भास्कराचार्य ने किसकी रचना किया? सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लीलावती की रचना किसने किया है? तो भास्कराचार्य ने किया है। या सिद्धांत शिरोमणि के बारे में भी पूछा गया, तो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती किसकी रचना है? ये भास्कराचार्य की रचना है। और इसमें गणित और खगोल विज्ञान के ऊपर प्रकाश डाला गया है। ये आयुर्वेद शास्त्र नहीं है, आयुर्वेद शास्त्र से जुड़े हुए नहीं है। कौन? भास्कराचार्य। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है। प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है। तो प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। अब देखिए, शल्य चिकित्सा सुश्रुत कर रहे हैं तो वहाँ पे तो शल्य औजार रहेगा ही। 5वीं शती ईस्वी में कोण के जेया का सिद्धांत, कोण का जो एंगल होता है और उसका जो डायमेंशन होता है उसका सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती में चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं उसका सिद्धांत ज्ञात था। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था जो छपनक था, ये फलित ज्योतिष से संबंधित था। छपनक ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। और चीनी यात्री फाहियान ने भी इसकी काफ़ी चर्चा की है। छपनक जो है रत्न फलित ज्योतिषी था। कौन था? ये एक एस्ट्रोलॉजर था। फलित ज्योतिषी बोलते हैं इसको। तो छपनक क्या था? एक एस्ट्रोलॉजर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालिदास जिसके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे कालिदास। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। और ये जो है स्वर्ण मुद्रा होता था दिनार, लेकिन जो आम पब्लिक थी, आम पब्लिक दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ी का प्रयोग करते थे। कौड़ी शब्द अभी भी देखने को मिल जाता है। तो कौड़ी का प्रयोग करते थे कौन? आम जो जनजीवन से संबंधित लोग थे वो कौड़ी का उपयोग करते थे। और दिनार जो होता था स्वर्ण मुद्रा होता था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। रजत मुद्राओं का नाम क्या था? रूपक। रजत मुद्राओं का नाम क्या था? रूपक। और ये आपको जो रूपक है चांदी का, ये गुप्तकालीन है। ये आपको बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान कई जगह पे पाया गया है। और सिक्के का जो सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल है वो भरतपुर है, बयाना। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। और स्वर्ण मुद्रा क्या होता था? दिनार होता था। तो ये हो गया रूपक। रूपक क्या था? चांदी के सिक्के थे। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा जा गया है कि प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए। तो देखिए, गुप्त शासक आपको दो और उससे चंद्रगुप्त प्रथम से पहले दो मिल जाएंगे, श्रीगुप्त और घटोत्कच। तो इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होता, और सिक्के जारी किए थे कि नहीं ये भी जानकारी हमें नहीं है। तो इसी कारण जो इसका आंसर माना जाएगा वो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? प्राकृत बोलते थे। और जबकि उच्च वर्ण के लोग जो थे वो संस्कृत बोलते थे, और स्त्री और शूद्र ये प्राकृत बोलते थे, उच्च वर्ण के लोग संस्कृत बोलते थे। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है एरन से। एरन से जो है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ये कब का खुदा हुआ है? 510 ईस्वी का है। इसमें किसी गोपराज सेनापति है, उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख किया हुआ है। तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है ये किसका है? भानुगुप्त का है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा या सती किसी स्त्री के सती होने का प्रमाण मिल रहा है 510 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है सम्राट और विरुद्ध। अशोक ने जो अपनी पद धारण किया था और जो अपने आप को बोलता था वो प्रियदर्शनी बोलता था खुद को। समुद्रगुप्त पर क्रमांक बोलता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बोलता था, और स्कंदगुप्त क्रमादित्य बोलता था। ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता है, समुद्रगुप्त पर क्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। गुप्त काल में नगरों का एक क्रमिक पतन देखने को मिलता है। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था गुप्त वंशों ने। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किसने दिया था? ये गुप्त वंशों ने दिया था। हालांकि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो व्यवस्था की शुरुआत की थी वो सतवाहनों ने किया था। सतवाहनों ने, या जिसे बोला जाता है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय, जो ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि होती थी उसे ब्रह्मदेय बोला जाता था, और इसकी शुरुआत किसने किया था? सतवाहनों ने। ठीक है, अब मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किसने दिया था? तो ग्राम अनुदान दिया सबसे अधिक गुप्त वंश ने। एक्चुअली आप देखें, जो मंदिरों का विकास होता है, मंदिरों के जो बनने की शुरुआत होती है आपको गुप्त काल से ही मिल जाएगी। तो मंदिरों को बनने की शुरुआत आपको गुप्त काल से देखने को मिलती है। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी कई कंट्रोवर्सी हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो निकल कर आता है कि गुप्त काल एक स्वर्ण युग था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी तो 1/6 था। गुप्त काल में जो भूमि राजस्व थी वह 1/6 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि कर के बारे में थोड़ा सा और इसमें चर्चा करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें को जो है अपनी उपज का एक टैक्स देना पड़ता था। वो क्या होता था? 1/6 होता था। गुप्त उल्लेख में जो भूमि कर होता है उसको उद्रंग बोला गया है। उद्रंग क्या होता है? भूमि कर था गुप्त काल में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। गुप्त काल में जो भूमि कर था उसे उद्रंग बोला जाता था, तथा भागकर भी बोला जाता था। क्या? भागकर। ठीक है, ऐसे उद्रंग का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो उद्रंग जो क्या था, ये भूमि कर था, और भूमि कर कितना होता था? 1/6। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उद्रंग कितना होता था, तो 1/6। या उद्रंग क्या होता है? तो एक भूमि कर होता है। वो कब का? ये गुप्त कालीन जो भूमि कर है वो उद्रंग कहा जाता था। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6वां भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर सहित कृषि भूमि प्रदान की गई ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि, टैक्स नहीं लगता था। जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उसमें कर नहीं लगता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, सिंचाई कर को कहा जाता था विदक कागमम। विदक कागमम, सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक कागमम या विदक भागम। ये स्पष्ट नहीं है मुझे, यहाँ पे भागम होना चाहिए, विदक भागम होना चाहिए। विदक भागम, विदक के भाग गया। जब सिंचाई कर लगता था तो विदक के भाग जाता था, इस तरह से याद कर लीजिए। सिंचाई कर कहा जाता था विदक भागम। ठीक है, सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था, या उदक भागम भी कहते थे। हिरण्य जो था एक और तरह का कर था गुप्त काल में, हिरण्य। और ये जो था मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। हालांकि ये हिरण्य जो है गुप्त काल तक भी चलता रहा, तो आप मौर्य काल में भी इसको लिख सकते हैं। हिरण्य जो होता था मौर्य काल का बेसिकली एक
जो है नगद कर था। मौर्य काल का नगद कर क्या था? हिरण्य था। ठीक है। और गुप्त काल का जो सिंचाई कर था वो था उदक भागम या विदक भागम। भूमि कर हमने बता दिया, उद्रंग। ठीक है। हिरण्य जो है मौर्य काल में था, हालांकि गुप्त में भी कुछ समय तक देखने को मिला था, मतलब गुप्त में भी हिरण्य देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो मंदिर में और ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी, ऊपर में जो हमने चर्चा किया था कि ब्राह्मणों को मंदिर एवं मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान दिया गया था गुप्त वंश में दिया गया था। तो ये जो दान होता था इसे क्या कहा जाता था? अग्रहार। क्या कहा जाता था? अग्रहार। गुप्त काल में मंदिर और ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? अग्रहार। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अग्रहार कहा जाता था। और जो ऐसी भूमि होती थी क्या होती थी? करमुक्त होती थी और उनका पूर्ण स्वामित्व होता था उनके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विदक भागम हो गए सिंचाई कर। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहा के यंत्र और उपकरणों हेतु। वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहा के यंत्र और उपकरणों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तोरामन था। तोरामन हुन जाति का एक नेता था। तोरामन जो था भारत पर दूसरा हुन आक्रमण किया था। तो दूसरा हुन अटैक किसने किया था? तोरामन ने किया था। और मध्य भारत के एरन नामक स्थान पर वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख भी मिलता है। किसका? तोरामन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। तो हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था बलादित्य एवं यशोधर्मन ने। मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? यशोधर्मन एवं बलादित्य ने। तो जो भी ऑप्शन रहेगा आप इसे लगा सकते हैं, यशोधर्मन भी हो सकता है या बलादित्य हो सकता है, दोनों ही ने ही मिहिर कुल को पराजित किया था। ये वर्णन कहाँ से मिलता है? जो चीनी यात्री हुएनसांग था तथा मंदसौर अभिलेख, उसके लेखों से ये प्राप्त होता है कि बलादित्य के बाद मालवा नरेश यशोधर्मन ने मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया था। तो बलादित्य और यशोधर्मन दोनों का नाम आएगा। आगे पढ़ते हैं। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्संधियों के बारे में। तो राज दरबार में जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भी दुर्संधियाँ होती थी, दुर्भिसंधियाँ होती थी, अर्थात एक दूसरे को फंसाने का या एक दूसरे के ऊपर जो जाल फेंकना या फंसाना या फिर या षड्यंत्र रचना, ये कह सकते हो। तो जो दरबारी षड्यंत्र होता था उसके बारे में ये चर्चा किया हुआ है। इसमें मुद्रा राक्षस जो है, विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, उसमें राज दरबार में जो भी षड्यंत्र होते थे उसके बारे में ये चर्चा करता है। सत्य कथन है। तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये सही है। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था, ये भी सही है। यहाँ पे सामंती व्यवस्था था, अर्थात सेंटर में तो राजा था लेकिन सामंतों को भी अधिकार दिए हुए थे। वो उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, ये भी सही है। तो विकेंद्रीकृत शासन था, ये सही है। और गुप्त साम्राज्य जो था उनको दैवीय अधिकार का दावा करते थे, विकेंद्रीकृत था और भूमि दान देने की प्रथा भी इन्होंने प्रचारित किया। शतरंज का खेल उद्भव हुआ था कब, कहाँ? भारत में हुआ था। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटकम का विषय है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। जो शूद्रक का जो लिखा हुआ है मृच्छकटकम में किसका चर्चा है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा के बारे में लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि इसके अलावा आपको नगर जीवन का भी चर्चा मिल जाएगा। इससे तत्कालीन जो समाज है उसका भी आपको जानकारी प्राप्त होगा। इससे ये भी पता चलेगा कि उज्जैन में कुछ शूद्र अधिकारी थे और अब उन्हें महाकाव्य एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण जो है सार्थवा एवं एक गणिका की पुत्री थी बसंत सेना, सार्थवा एवं बसंत सेना जो है, इन दोनों की प्रेम कथा के बारे में आपको चर्चा मिलेगा मृच्छकटकम में।
प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। जो सांख्य दर्शन किसका लिखा हुआ है? कपिल का है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन के जो प्रतिष्ठापक हैं वो कौन है? महर्षि कपिल हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में दार्शनिक विचारों के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित कथन है। तो सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। सांख्य दर्शन कहता है कि आत्मज्ञान ही प्रभुत्व है और आत्मज्ञान ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि सांख्य दर्शन में ये कहा गया है कि अज्ञानता जो है वही दुखों का कारण है, और विवेक जो है विवेक या ज्ञान जो है वो उन दुखों से मुक्ति का मार्ग बताता है। ये सांख्य दर्शन में इसका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे, या उनको योग दर्शन का आचार्य भी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे पतंजलि दर्शन भी आप कह सकते हैं। योग दर्शन को अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो अनुस्मृति जो है अष्टांग योग का अंग नहीं है। देखिए, महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन का उनको जनक माना जाता है, और उन्होंने योग में चित्त की वृत्तियों के निरोध को बताया है कि चित्त की वृत्तियों को कैसे निरोध किया जाए। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया था और योग सूत्र की रचना किया था। कब किया था? लगभग 200 ईसा पूर्व में। ठीक है, उन्होंने योग का 8 अंग बताया है। योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, ये थोड़ी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो अष्टांग योग बोलते हैं, तो अष्टांग में क्या क्या शामिल है? अष्टांग में शामिल है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। धारण, ध्यान और समाधि। लास्ट में क्या है? समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो अनुस्मृति है उसमें नहीं है, बाकी है प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है। ठीक है, महाभाष्य के लेख पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालिक हैं। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक हैं महर्षि गौतम। यहाँ गंगेश लिखा हुआ है, महर्षि गौतम बोलते हैं, जिन्हें न्याय दर्शन का संपादक माना जाता है। हालांकि इसमें क्वेश्चन क्या था? नव्य न्याय संप्रदाय, सॉरी। तो नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो गंगेश। ठीक है, न्याय दर्शन यदि रहेगा तो गौतम होगा, और नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गंगेश हैं। अगला क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पूरा आगमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म के निषेध करने वाला यह युक्ति किसकी है? चवार्क का। ये चवार्क दर्शन है कि जब तक जियो सुखी से जियो, चाहे कर्ज लेके घी पीना पड़े तो आप पियो, क्योंकि आपका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। इस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ तो इस जन्म में सारे सुख भोगो। ये चवार्क दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कनाद। कनाद को वैशेषिक दर्शन कनाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। नव्य न्याय के गंगेश हैं। ठीक है, नव्य न्याय के गंगेश हैं और न्याय दर्शन के गौतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीमांसा के प्रणेता कौन है? तो मीमांसा के प्रणेता हैं जैमिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से।
देखिए मीमांसा क्या है, जो है इससे जो कर्म का सिद्धांत है मीमांसा दर्शन से संबंधित है, और इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इसे आप पूर्व मीमांसा भी कह सकते हैं, धर्म मीमांसा या कर्म मीमांसा भी कह सकते हैं। मीमांसा के प्रखर और जो उद्भव आचार्य हैं वो कुमारिल भट्ट को, जिनकी दर्शन मतलब जिनका जो है गणना बहुत महत्वपूर्ण आचार्यों में की जाती है भारत में, और इन्होंने बौद्ध तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा स्थापित की थी। मीमांसा जो है ये वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की चर्चा करता है, और इसने पूर्व मीमांसा तथा वेदांत के बीच की श्रृंखला, ये जो है मीमांसा जो है, मीमांसा इसे माना जाता है, मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच का कड़ी माना जाता है। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की कड़ी माना जाता है मीमांसा, और ये क्या करता है, बौद्ध धर्म तथा उसके दर्शन को इसने खंडन किया और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसे कर्म और धर्म का भी सिद्धांत कहा जाता है मीमांसा को। सांख्य वैशेषिक मीमांसा न्याय योग मिसवा दर्शन, जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। वेद शाश्वत सत्य है, ये मीमांसा का मानना है कि वेद शाश्वत सत्य है। ऐसा इसलिए कि जो पूर्व मीमांसा था, पूर्व मीमांसा जो है कर्म कांड के भाग पर बल देता है, पूर्व मीमांसा कर्म कांड के भाग पर बल देता है, और उत्तर मीमांसा जो है ज्ञान की बात करता है। तो इसमें से यदि आप देखें तो कर्म और ज्ञान दोनों आपको, वेद शाश्वत सत्य है ये आपको मीमांसा में मिल जाएगा। सांख्य जो है आत्म दर्शन की बात करता है, ये वैशेषिक है, न्याय है, ये सभी अलग अलग दर्शन के भाग हैं। मीमांसा जो बताता है ये बताता है कि वेद जो है वो शाश्वत सत्य है, वेद जो है शाश्वत सत्य है। और इसी के बारे में बाद में जो आचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, तो इसी मीमांसा को लेकर इन्होंने कहा था वेद शाश्वत सत्य है और वेदों की ओर लौटो। ठीक है, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापलिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह जो एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। तो लोकायत और कापलिक जो है भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। षट दर्शन मतलब 6 जो दर्शन है उसमें ये आपको लोकायत और कापलिक नहीं मिल जाएगा। 6 दर्शन कौन कौन से हैं, तो ये हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो भारतीय षड दर्शन है, भारतीय षड दर्शन में मतलब 6 दर्शन में जो भारतीय 6 दर्शन है उन्हीं को रखा गया जो वेदों को मान्यता देते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय षड दर्शन है, भारतीय षड दर्शन में उन्हीं को रखा गया है जो वेदों को मान्यता देते हैं, अर्थात ये आस्तिक दर्शन है। षड दर्शन क्या है, आस्तिक दर्शन है जो वेदों की मान्यता में विश्वास करता है। और ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं, ये है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत। और जिसके प्रणेता कौन है, जैसे सांख्य के हो गए कपिल, योग के हो गए पतंजलि, न्याय के हो गए गौतम, उसी तरह से आपको वैशेषिक के हो जाएंगे कनाद, मीमांसा के हो जाएंगे जैमिनी, कई बार पूछा गया है मीमांसा के जैमिनी, और वेदांत के कौन है वदरायन, वेदांत के वदरायन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेदांत के जो प्रवर्तक हैं वो वदरायन हैं और मीमांसा के जैमिनी हैं। ठीक है, बाकी हमने बता दिया, सांख्य हो गए कपिल, योग हो गए पतंजलि, उसके बाद क्या रह गया, न्याय गौतम, वैशेषिक हो गए कनाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे, तो शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अद्वैत का मतलब क्या हुआ, अद्वैत का मतलब हुआ कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं बल्कि एक हैं, अद्वैत है। ठीक है, और ये शंकराचार्य ने कहा था। शंकराचार्य जो है प्रस्थान त्रयी में 3 चीज आता है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता ये प्रस्थान त्रयी में आता है। इस प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा था उन्होंने, और
अद्वैतवाद का समर्थन किया था। ब्रह्मसूत्र पर भी उनका एक भाष्य लिखा हुआ है जिन्हें बोला जाता है ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र भी कहा जाता है, शारीरिक शास्त्र भी इन्होंने लिखा है, शारीरिक शास्त्र, ठीक है, ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र इन्हें बोल सकते हैं। और प्रस्थान त्रय में 3 चीज शामिल है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। यहाँ से अद्वैत दर्शन का सिद्धांत निकल कर आता है शंकराचार्य का। अगला देखते हैं ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग में से अद्वैत वेदांत का दर्शन, ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान के द्वारा। देखिए अद्वैत जो सिद्धांत है, अद्वैत सिद्धांत जो है ज्ञान को, ज्ञान पर बल देता है और ये कहता है कि ज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। उनकी मान्यता है कि केवल ज्ञान ही मुक्ति दे सकता है। इसको बोला जाता है ज्ञान देव मुक्ति, ज्ञान देव मुक्ति, ठीक है। ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। अद्वैत वेदांत में सभी लोग को ज्ञान मार्ग का अधिकारी, अद्वैत ये भी कहता है कि सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय से युक्त है, जबकि विशिष्ट अद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना गया है, ठीक है। ज्ञानदेव जो है, ज्ञान देव मुक्ति, ये अद्वैत दर्शन है, ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। लेकिन ज्ञान मार्ग का अधिकारी हर कोई नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी वही है जिसे बोला जाता है साधन चतुष्टाय, साधन चतुष्टाय। साधन चतुष्टाय में काफ़ी लंबा चीज़ है इसमें, जैसे विवेक है, त्रार्थ भोग विराज है, साधन सम्यत है, मुमुक्षत्व है, तो ऐसे सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई है। उतना उल्लेख करना यहाँ पे सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ज्ञान की चर्चा कौन करता है? द्वैतवाद। जबकि अद्वैत जो विशिष्ट द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत बोलता है कि मोक्ष का जो मार्ग है वो भक्ति है, मोक्ष का मार्ग कौन है? भक्ति है। जबकि ज्ञान मार्ग के बारे में कौन बताता है? अद्वैत दर्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है, तो अभिनव गुप्त वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। विक्रम संवत 58 ईस्वी में या 57 ईसा पूर्व में आप बोल सकते हैं, 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, और शक संवत 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। तो 57 ईसा पूर्व और 78 ईस्वी, इन दोनों के बीच में 135 वर्ष का अंतर है। गुप्त संवत 320 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठता है तो गुप्त संवत की शुरुआत होती है। और कली संवत 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। कली संवत की शुरुआत 3000 वर्ष पहले, 3000 इधर 2000, मतलब इस तरह से 5000 वर्ष पूर्व कली संवत माना जाएगा, ठीक है। सत्य कथन है तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, ठीक है। शक संवत 78 और गुप्त 319। अब मुसलमान युग का शासन भारत में कब होता है? 1192 ईस्वी में, ठीक है। इसकी हम चर्चा करेंगे जब पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे, तब ये इसकी हम चर्चा करेंगे डिटेल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत से दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, विक्रम संवत से यदि इसको दिनांकित करना है तो वर्ष क्या होगा? देखिए 465 ये है। विक्रम संवत कितना था? विक्रम संवत है 57 या 58 आप मानकर चलिए, ठीक है। तो बादामी जो है 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष कितना होगा? तो देखिए 465 तो ये हो गया। अब और विक्रम संवत, तो विक्रम संवत में आपको आ जाएगा 58, और 465 का दिनांकित है ना। शक वर्ष 465 लिखा हुआ, तो ये तो शक संवत है, तो शक संवत कितना में होता है? 78। तो आप इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 8 21 का 1, बाकी 2 6 2 8 5 13 7 20 का 0, बाकी तो 601 वर्ष। तो 600 या 601 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। एक चलुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, तो इसका तुल्य वर्ष कितना होगा? 556 दिया हुआ है,
तो 556 दिया हुआ है और इसमें 78 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 634 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था, प्रतिष्ठानपुर। कहाँ, प्रतिष्ठानपुर। अब प्रतिष्ठानपुर अभी कहाँ मिलेगा आपको, इलाहाबाद में। इलाहाबाद झूसी या जो है उसको प्रतिष्ठानपुर कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था, प्रतिष्ठानपुर, जो इलाहाबाद में है। मौखरी शासकों की राजधानी, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। मौखरी क्या थे, ये गुप्तों के ही सामंत थे, जो बाद में गुप्त अलग अलग हो गए, सामंत उसके विखंडित हो गए, तो उसमें एक मौखरी था। और मौखरी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, कन्नौज बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिसेन, कल्हन एवं कालिदास में से हुआ है जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं नहीं थे, तो कल्हन। हर्षचरित लिखा है कल्हन ने। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित, सॉरी, राजतरंग ने लिखा था कल्हन ने। ठीक है, राजतरंग ने लिखा है कल्हन ने और हर्षचरित लिखा है बाणभट्ट ने। राजतरंग ने लिखा था कल्हन ने और हर्षचरित लिखा था बाणभट्ट ने। कल्हन जो है वो हर्ष के समकालीन है जब राजतरंग ने लिख रहा है, और ये प्रथम राजतरंग जो है प्रथम में, यदि भारत में भारतीय इतिहास में देखें तो प्रथम जो है तिथि के हिसाब से उल्लिखित होने वाला ये पहला एक आपको पुस्तक मिलेगा राजतरंग ने, जिसमें तिथियों का उल्लेख है और ये कहाँ, हर्ष के समकालीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये जो कल्हन है, कल्हन समकालीन नहीं कह सकते। कल्हन जो है हर्षवर्धन के समकालीन नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन तो आपको 600 के आसपास मिलेगा, 600 ईस्वी में, या हाँ 600 ईस्वी के आसपास मिलेगा, जबकि जो कल्हन है, कल्हन 1150 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो समकालीन नहीं है, लेकिन कल्हन जो है, कल्हन की पुस्तकों में हर्ष का उल्लेख मिलता है, हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है। ठीक है, इसका मतलब राजतरंग जो है एक ऐतिहासिक पुस्तक है, और इतिहास की चीज़ें जब लिखी गई तो उसमें हर्षवर्धन की चर्चा की गई है। इसी कारण मैं कह रहा था कि राजतरंग जो है प्रथम ऐसा पुस्तक है जिसमें तिथियों के साथ राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसमें हर्ष का भी चर्चा मिलता है राजतरंगिणी के कल्हन में। ठीक है, और हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कहाँ लाया था, कन्नौज लाया था। थानेश्वर से स्थानांतरित करके जो अपनी राजधानी है हर्ष कहाँ लाया था, कन्नौज लाया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ, कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो प्रयाग है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के जो विजयी रथ था उसे दक्षिण में जाने से रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कविवान निवासी है औरंगाबाद, पृथ्वीकूटा का। ठीक है, हेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के समय में, हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आया था। हर्ष से है। ठीक है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की समान दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति के निर्दोषित अथवा दोष के निर्णय का साधन था। ये कहा जा रहा है कि भारत की यात्रा के समय ह्वेनसांग ने ये देखा कि यदि किसी अपराधी को अपराध के लिए दंड देना है तो अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा की जाती थी और उसके द्वारा ही दोषी अथवा निर्दोष का निर्णय किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर क्या था, मथुरा। मथुरा जो था सबसे प्रसिद्ध नगर था सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, रेशम के लिए किया गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। ह्वेनसांग ने सीयूकी की रचना किया था। चीनी यात्री जिसने भिनामल की यात्रा की थी, भिनामल की यात्रा की थी ह्वेनसांग ने। भिनामल की यात्रा किसने की थी, ह्वेनसांग ने। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, कब, 671 से 672 ईस्वी में। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था, 671 से
672 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बीपीएससी में एक बार पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं विनतू के नाम से। चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? विनतू। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार। नालंदा स्थित बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। कथन और कारण दिया हुआ। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। ये सही है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ये भी सही है। तो सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल में हुआ और इसमें मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। तो भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत एवं उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। तो सामंती व्यवस्था में क्या है? कृषि, भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संस्थानों का उदय, सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध। आगे देखते हैं। सत्य कथन है। तो चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। फाहियान किसके समय में आया था? विक्रमादित्य के समय में आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के समय में आया था और बौद्ध धर्म का उपासक बना। आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया। ये सही है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। ये भी सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। ये भी सही है। तो शंकराचार्य के बारे में क्या क्या है स्टेटमेंट? शंकराचार्य ने 4 धाम स्थापित किया था। ये 4 धाम कहाँ कहाँ स्थापित? 4 जगहों पे, विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। कौन कौन सा जगह पे है? पहला है श्रृंगेरी, यदि देखें तो कर्नाटका में मिल जाएगा। दक्षिण में कर्नाटका। ठीक है। उत्तर में ज्योतिर्मठ, कहाँ? जोशीमठ जो है उत्तराखंड में। ठीक है। तो उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी। तो ये 4 मठ चारों दिशाओं में स्थापित किया इन्होंने और भारत को यूनिफाइड किया। धार्मिक एंगल से इन्होंने भारत को यूनिफाइड किया और बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार को रोका। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरला में। आदि शंकराचार्य द्वारा था भी 4 मठ, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ये हमने चर्चा कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भवभूति कन्नौज केशव बर्मन, समुद्रगुप्त हरिसेन अभिलेख और नरसिंह वर्मन दंडी। ठीक है, नरसिंह वर्मन दंडी। प्रयाग प्रशस्ति आप जानते ही हैं, हरिसेन समुद्रगुप्त से संबंधित होगा। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय रवि कीर्ति, कन्नौज केशव बर्मन, भवभूति और दंडी नरसिंह वर्मन। दरबारी कवि और राजा है अमीर खुसरो। किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि ये इन्होंने 7 राजाओं या दरबारों की सेवा की थी एक तरह से। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया जो थे अमीर खुसरो के गुरु थे और निजामुद्दीन औलिया के बाद अमीर खुसरो ने भी अपना प्राण त्याग दिया था। निजामुद्दीन औलिया के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने 7 राजाओं का दरबार को देखा था और अमीर खुसरो जो थे उनके शिष्य थे और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। सुमेलित करना है। भोज, राजा भोज धार मध्य प्रदेश, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त या प्रांतीय शासक विदिशा और अशोक प्रांतीय शासक कहाँ का था? उज्जैन का। अशोक कहाँ का प्रांतीय शासक था? उज्जैन का। समुद्रगुप्त विदिशा का प्रांतीय शासक था। दुर्गावती गोंडवाना की शासका थी और भोज, राजा भोज धार के शासक थे। अगला है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खजुराहो का खंडरिया महादेव मंदिर बनवाया चंदेलों ने। खजुराहो के मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो का मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो का
मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। म- मातंगेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव 64 योगिनी 10 अवतार और चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है। तो 10 अवतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। 64 योगिनी, कंदरिया महादेव तथा चित्रगुप्त का मंदिर आपको खजुराहो में मिल जाएगा। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप, मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। तो मांडू का महल हेरिटेज साइट में नहीं है। खजुराहो का मंदिर है हेरिटेज। भीमबेटका गुफाएं हैं। सांची का स्तूप है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। एक से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं कंधेरी केंद्र में। आबू का जैन मंदिर बना हुआ है संगमरमर से। आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। भावनगर, माउंट आबू, नासिक तथा उज्जैन नगरों में से वह जिसके निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है। तो भावनगर में पलिताना मंदिर अवस्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा गुफाएं शैव और बौद्ध धर्म के मतावलंबियों के लिए बनाई गई है। अर्थात एलिफेंटा गुफा में शिव और शैव धर्म और बौद्ध धर्म की मूर्तियां वहां पे मिल जाएगी। एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैलों को काटकर बनाई गई मंदिरों का श्रेय जाता है। एलिफेंटा का गुफा यह प्रसिद्ध शैलों का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। अजंता, भाजा, एलिफेंटा, एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। एलिफेंटा जो है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध कहाँ मिलेगा आपको? बाघ की गुफाओं में। बाघ की गुफाओं में गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन, गुफा चित्रांकन मिल जाएगा। किसमें? अजंता और बाघ की गुफा। ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है बौद्ध, जैन और हिंदू से। बौद्ध, जैन और हिंदू से एलोरा का गुफा मंदिर संबंधित है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्ध, जैन और हिंदुओं के लिए। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। एलोरा में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का मिल जाएगा। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं नासिक, एलोरा और अजंता में। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा और अजंता में। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता जो है बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर, एलोरा। कैलाश मंदिर एलोरा को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। कैलाश मंदिर एलोरा को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंशी ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का समर्थन या संरक्षण प्राप्त था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद में। मिलान करना है। ईट मंदिर, भीतरगांव का ईट मंदिर, ये शुरुआती मंदिर है जब गुप्त काल में बन रहा था। ईट मंदिर भीतरगांव का। 10 अवतार मंदिर, ये भी शुरुआती मंदिर है। हालांकि देवगढ़ में 10 अवतार मंदिर मिलेगा। कहाँ? देवगढ़ में। शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और विष्णु मंदिर एरन, ये सारे गुप्तकालीन मंदिर हैं। फिर से बोलता हूँ, ईट निर्मित मंदिर भीतरगांव का जो है गुप्तकालीन मंदिर है। 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में जो है वो भी गुप्तकालीन है। शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुठार का जो शिव और पार्वती की जो मंदिर है वो भी आपको गुप्तकालीन मिलेगा। अब विष्णु मंदिर जो है वो एरन में जो विष्णु मंदिर है वो भी गुप्तकालीन है। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्कथन है। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्कथन है। तो भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः जीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई है। विभिन्न धर्मों के लिए हमने चर्चा किया, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए है। भीमबेटका गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः अजीविकों के लिए बनवाई गई थी। बराबर की जो गुफाएं हैं ये सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अजंता की कला का प्रशय वाकटकों ने दिया था। वाकटकों ने अजंता की कला को प्रशय दिया था।
अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों से संबंधित है। तो जातक कथाओं से बौद्ध जो कहानियां हैं, जातक कहानियां हैं, आपको अजंता की गुफाएं में मिल जाएगी। बौद्ध से संबंधित है मुख्यतः ये। भित्ति चित्र की कला के लिए भी जाना जाता है। अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर को भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। अजंता की गुफा और लेपाक्षी मंदिर को भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में दो ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान है वह है दोनों में शैलकृत स्मारक हैं। अजंता और महाबलीपुरम दोनों में ही शैलकृत स्मारक हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। आरिकामेडु पांडिचेरी में है। हम्पी कर्नाटक, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, अरिकामेडु पुडुचेरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने। कोणार्क का शिव मंदिर नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। ब्लैक पेगोडा, कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ? भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। उड़ीसा में नष्ट होने वाले मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? लिंगराज मंदिर। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागरशैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर मिलेंगे वो नागरशैली में मिलेंगे। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन था ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था। तो जो है या सूरज का भी ऑप्शन था। अंकोर वाट मंदिर किसके लिए है? वो विष्णु को समर्पित है अंकोर वाट का मंदिर। बोरोबुदुर स्तूप स्थित है जावा में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण करवाया था 12वीं शती में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। गोपुरम क्या होता है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन होता है गोपुरम। ठीक है। गोपुरम जो होता है तोरण के ऊपर बना हुआ अलंकृत और बहुमंजिला भवन होता है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम तथा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया था पल्लवों ने। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम तथा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया था पल्लवों ने। महाबलीपुरम का सप्त मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धनराज रथ में से वह रथ जो सबसे छोटा है, तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। एलिफेंटा गुफा है। एलिफेंटा गुफा है। सरमन वेलगोरा में मूर्ति है। सरमन वेलगोरा में बाहुबली की मूर्ति है। खजुराहो मंदिर है। सांची स्तूप है। ऐतिहासिक और राजा भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु में शोर मंदिर है। हम्पी कर्नाटका में है। मानस असम में है। फिर से सुमेलित करना है। एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर पांडई, मीनाक्षी मंदिर पांडई। खजुराहो चंदेल और महाबलीपुरम पल्लव। ठीक है। बैजनाथ मंदिर शिव मंदिर है, बैद्यनाथ धाम। सारनाथ मंदिर शांति स्तूप, यहाँ बुद्ध का प्रथम प्रवचन हुआ था। दिलवारा जैन मंदिर है। बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर है। बद्रीनाथ में किसका मंदिर है? विष्णु का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। हवा महल जयपुर। गुप्तेश्वर मंदिर कर्नाटक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। नालंदा यूनिवर्सिटी, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है सिंधु और झेलम नदियों के बीच में। जो तक्षशिला है सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है कहाँ? दतिया के निकट है। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बना हुआ है कहाँ स्थित है? दतिया के निकट। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू अरावली पर्वत पर है। दिलवारा जैन मंदिर अरावली पर्वत पर है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ मिलेगा? हम्पी में। नागर, द्रविड़ और बेसर
ये 3 शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर। ये 3 मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। देखिए उत्तर भारत में आपको जो मिलेगा ज़्यादातर नागर शैली का मिलेगा, दक्षिण में द्रविड़ का मिलेगा और बीच में बेसर शैली का मिलेगा। ठीक है, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है। पंचायतन मंदिर रचना शैली है। पंचायतन क्या है? मंदिर रचना शैली है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है कहाँ? सीतापुर में। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? सीतापुर में है। नैमिषारण्य काफ़ी फेमस है। ये कहाँ मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। इनके बारे में कहा जाता है कि जो महर्षि दधीची थे, महर्षि दधीची थे, उन्होंने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी और उन्हीं अस्थियों से देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। और मतलब जो वर्ज है महर्षि दधीची के जो हड्डी हैं अस्थि, उनसे बना हुआ है देवराज इंद्र का वज्र और उन्हें उसी से उन्होंने दैत्यों का वध किया था। तो नैमिषारण्य काफ़ी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करना है। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। प्रस्तर पर देखिए, ये अजंता के बारे में कहा गया है कि अजंता में जो है महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा बनी हुई है जिसके ऊपर अनेक देव संगीतज्ञ है और नीचे की ओर दुखी अनुयायी हैं। महापरिनिर्वाण हुआ है महात्मा बुद्ध का, तो ऊपर देवी संगीतज्ञ के चित्रण है और नीचे दुखी अनुयायी का चित्रण है। ये कहाँ मिलेगा? अजंता में। अगला है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार। विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें देवी पृथ्वी को गहरे भिक्षु सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। तो उदयगिरी गुफा में जो है वराह अवतार का चर्चा मिलेगा जिसमें जो वराह है विष्णु के रूप, वहाँ पे अपने नोक पे ये पृथ्वी देवी जो पृथ्वी है उसको बचाते हुए नजर आते हैं, ये उदयगिरी गुफा में। विशाल गुलास पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण, ये काफ़ी फेमस है। अर्जुन की तपस्या और गंगा अवतरण, आपको ये चित्रण कहाँ मिलेगा? ममलमपुरम में। ममलमपुरम में ये चर्चा ये मिलेगा आपको। अर्जुन की तपस्या जो है मामल्लपुरम में मिलेगा। ठीक है, या गंगा अवतरण मामल्लपुरम में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकीर्त हाथी भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकीर्त गुफा, महाबलीपुरम स्थित शैलकीर्त स्मारक, उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति में से हुआ जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया। तो सबसे पहला जो निर्माण आपको देखने को मिलेगा धौली स्थित शैलकीर्त हाथी। धौली स्थित शैलकीर्त हाथी का निर्माण सबसे पहले मिलेगा आपको। देखिए भुवनेश्वर में तो लिंगराज मंदिर है, वो नागर शैली में होगा बना हुआ, और ये 7वीं शताब्दी में बना। ठीक है, बनाया था लालेट डुकेश्वर ने ये बनाया था लिंगराज मंदिर। ठीक है, और जो धौली का जो शैलकीर्त हाथी है उसका निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था। देखिए लिंगराज मंदिर 7वीं बना था और 3री शताब्दी में बन गया था धौली का शैलकीर्त जो हाथी है, और अशोक के समय में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, महाबलीपुरम का जो शैलकीर्त स्मारक है वो पल्लव के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बना, जबकि उदयगिरी का जो बराह मूर्ति है वो भी गुप्तकालीन है। तो इस तरह से देखें जो सबसे पहले कौन है 3री शताब्दी सम्राट अशोक के समय जो बना हुआ था वो है धौली स्थित शैलकीर्त हाथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दक्षिण भारत के बारे में है चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग का। ठीक है, इसे भी हम थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? विजयालय ने डाली थी। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर में वृहत नंदी की मूर्ति बनी हुई है। बृहदेश्वर मंदिर में नंदी की मूर्ति बनी हुई है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित हुआ। चोलों का राज फैला था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक। चोलों का राज फैला हुआ था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक चोलों का साम्राज्य फैला हुआ था।
कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी थी। तंजौर चोलों की राजधानी थी। चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, जो स्थानीय स्वशासन है चोल साम्राज्य की विशेषता है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तर ग्राम प्रशासन था। उत्तम ग्राम प्रशासन, देखिए ग्राम प्रशासन जब भी चर्चा हो तो आप चोल साम्राज्य की चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। तो ग्राम प्रशासन या स्थानीय स्वशासन जो है चोलों के समय में काफ़ी प्रसिद्ध था। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेख में मिलता है उत्तर मेरेरू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर मेरेरू अभिलेख में जो चोलों के साम्राज्य का स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा मिलता है। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोटवरियम। टोटवरियम जो था टोटवरियम जो था उद्यान प्रशासन का कार्यभार दिखता था। सही कथन है चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह सही है। चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को हराया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र को जीता। शैलेंद्र शासक जो इंडोनेशिया में थे, उससे जावा में जो थे, उन्हें चोल शासकों ने हराया था। पांड्य और चेरों को भी हराया था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति प्रायः है चतुर्भुज है। नटराज जो प्रतिमा है कांसा की वो चतुर्भुज है। दक्षिण भारत की विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा मानी जाएगी नटराज जो मूर्ति है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज की शिव कांस्य की प्रतिमा। शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, शिव गुरु के रूप में, ठीक है। 72 व्यापारी चीन भेजे गए कुलोतुंग वन के कार्यकाल में। कुलोतुंग वन चोल शासक था और इसके समय में 72 व्यापारी चीन भेजे गए। कुलोतुंग का जो शासन मिलेगा आपको कब मिलेगा? 1077 के आसपास, 1077 ईस्वी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चोल, चेर, पल्लव तथा राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। इसमें लगभग कहा जाता है कि इसके जो नौसैनिक थे लगभग 1.5 लाख के आसपास नौसैनिक थे और इसमें बहुत सारे सैनिक थे, जिसमें गज, अश्व और पैदल सैनिक के साथ साथ ही जो नौसेना थी काफ़ी मजबूत थी। और इन्होंने मालदीव, श्रीविजय और सिंहल, श्रीलंका आदि पे भी विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य, चोल, कदम और कलचुरी राजवंश में से वह जिसके शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल शासक जो है अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के स्वरूप प्रदान किया तो राजेंद्र प्रथम जो है इन्होंने जो बंगाल की खाड़ी है उसको चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, अर्थात बंगाल की खाड़ी को इन्होंने पूरी तरह से जीत लिया था। ये 1017 ईस्वी की बात है, ठीक है। ये राजराज प्रथम जो थे चोल साम्राज्य, उसके पुत्र थे। राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र चोल अपनी साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाता है और बंगाल की खाड़ी को जीत लेता है, श्रीलंका को भी जीत लेता है और श्रीलंका के महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल साम्राज्य में लाता है, ठीक है। और जब ये उत्तर की ओर बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी को जीतते हैं, तो ये इन्होंने अपना एक पद धारण किया था, गंगकोंड खुद को बोलते थे, गंगकोंड या, ठीक है, या गंगैकोंड चोलपुरम की जो स्थापना की थी उन्होंने राजेंद्र प्रथम ने ही किया था। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल शासक जिसे चोल संगम नामक वृहत कृत्रिम झील का निर्माण किया था। तो कृत्रिम झील, चोल संगम नामक कृत्रिम झील का निर्माण किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी, तो राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। देखिए राजराज प्रथम जो राजेंद्र प्रथम के फादर थे, राजराज प्रथम, उन्होंने जल सेना प्रारंभ किया था। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को विजय प्राप्त किया था। चोल राजाओं में से हुआ जिसने सिलोन, श्रीलंका को पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लिया, राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम तो उत्तरी श्रीलंका पे अधिकार किया था और राजेंद्र प्रथम ने पूरी श्रीलंका को जीत लिया था।
वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, कुलोत्तुंग प्रथम। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, कुलोत्तुंग वन। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है और शब्द है। तो एरीपति, एरीपति क्या होता था? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। फिर से पढ़ते हैं, एरीपति क्या होता था? एक भूमि था जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था, एरीपति। तनियूर, तनियूर क्या था? स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों से अलग कुर्रम गठित करना। स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों से अलग कुर्रम को स्थापित करना, ये तनवीर। इसे समझते हैं कुर्रम क्या है ये। देखिए, जो चोल साम्राज्य था वो टोटल 6 प्रांतों में विभक्त था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। मंडल जो था कोट्टम में विभाजित था। कोट्टम नाडु में, नाडु कुर्रम में। ठीक है, नाडु जो था कुर्रम में था विभाजित। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम जब गठित होता था तो उसके लिए तनूर शब्द इस्तेमाल किया गया। घटका क्या होता था? प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय जो होते थे उसे घटका कहा जाता था। ठीक है, उर जो होता था, उर जो सर्वसाधारण जो लोग होती थी उसकी जो समिति होती थी उसे उर कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है। उर सर्वसाधारण लोगों की जो समिति थी उसे उर कहा जाता था। देखिए, जो स्थानीय स्वशासन है, चोल साम्राज्य पढ़ रहे हैं और उसमें स्थानीय स्वशासन का काफ़ी महत्व है, तो इसे जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसी कारण हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जो चोल साम्राज्य था 6 भाग में बटा हुआ था। मंडल, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, इस तरह से अलग अलग। चोल साम्राज्य टोटल 6 मंडल में बटा हुआ था। ठीक है, और मंडल बटा हुआ था कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, नाडु कुर्रम में। नाडु की जो स्थानीय सभा होती थी उसको नाटुर कहा जाता था, और स्थानीय सभा को नगरतार भी कह सकते हैं, नगरतार कहा जाता था। ठीक है, उर जो थी साधारण लोगों की समिति थी। एक होता था सभा और महासभा। तो सभा और महासभा मूलतः जो अग्रहार जो होते थे या ब्राह्मण होते थे उनकी बस्तियों की सभा थी, और उसके सदस्य को पेरू मक्कल कहा जाता था, पेरू मक्कल कहा जाता था। अब व्यापारियों की जो सभा होती थी उसे नगरम कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो भूमिकर था 1/3 था, और ब्राह्मण को करमुक्त भूमि दिया जाता था, उसे कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम या ब्रह्मदे। ठीक है, ब्रह्मदे। चोल काल का जो सोना का सिक्का था उसे कहा जाता था कलंजू। चोल काल का जो सोना का सिक्का होता था उसे कलंजू कहा जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था, तो तगर जो था कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। चालुक्य 2 तरह के थे, चालुक्य कल्याणी, एक्चुअली 3 तरह के थे, चालुक्य, वातापी, कल्याणी और वेंगी। तो कल्याणी और वेंगू को जो जोड़ता था वो तगर था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन का दक्षिण विस्तार को रोका था। चोल, चालुक्य, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए, तो चालुक्य उन महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख काफ़ी फेमस है। इसी में हर्षवर्धन का जो दक्षिण विस्तार है रोकने की बात यहाँ पे लिखी हुई है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से प्रायः यवन प्रिय शब्द द्योतक है। यवन प्रिय किसके लिए था? काली मिर्च के लिए। तो यवन प्रिय किसे कहा जाता था? काली मिर्च को। अच्छा, देखिए, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का, तो ये थोड़ा सा और इसमें जान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी कारण इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जब हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, तो वो खुद को दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण किया था, दक्षिण पथेश्वर। ठीक है, और ये जो पुलकेशिन द्वितीय था इसे हरा दिया था पल्लव वंश का था, जो नरसिंह वर्मन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और संभवतः 642 ईस्वी के आसपास
6 होता 4 से, तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो पल्लव वंश का था। और संभवतः जो है इसी युद्ध में पल्लव जो पुलकेशिन द्वितीय था वो मारा गया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोड की उपाधि धारण किया था। बतापी कोड, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बतापी कोड का उपाधि किसने धारण किया था? तो ये क्या था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर, या उसकी पुलकेशिन द्वितीय जब मारा गया था उस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। तोल्काप्पियम क्या है? एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोल्काप्पियम। शिल्पादिक्रम के लेखक कौन है? इलोंग अडिगल। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। शिल्पादिक्रम के लेखक कौन है? इलोंगो अडिगल। इलोंगो अडिगल। शिल्पादिक्रम इलोंग जो होता है ना उससे याद कर लीजिए। लौंग का शिल्प कितना अच्छा होता है, इस तरह से फूल जैसा बना होता है, तो शिल्पादिक्रम इस तरह से याद कर लीजिए। तो इलोंग अडिगल, शिल्पादिक्रम। और तोल्काप्पियम क्या है? तोल्काप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण है तोल्काप्पियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिरुकुरुल क्या है? एक दर्शन है। तोल्काप्पियम व्याकरण है। शिल्पादिक्रम क्या है? एक प्रेम कथा है। शिल्प है, प्रेम होगा, प्रेम कथा है। और ये प्रेम कथा लौंग देकर प्रेम किया, इस तरह से याद कर लीजिए। इलोंगो, इसकी रचना किसने किया था? शिल्पादिक्रम का इलोंगो अडिगल ने। तो यही याद करना है, इलोंगो अडिगल शिल्पादिक्रम की रचना किया था, और इलोंगो अडिगल प्रेम कथा है। मणिमेखले एक वणिक कथा है, ये भी एक प्रेम कथा ही है। मणिमेखले वणिक कथा है ये। ठीक है, मतलब वणिक कथा इसको मानेंगे मणिमेखले को। इसमें मेन जो प्रेम कथा वो शिल्पादिक्रम में देखने को मिलेगा, मणिमेखले में वणिक कथा है। ठीक है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाई से। अरिकमेडु कहाँ है? पुडुचेरी। यहाँ की खुदाई से भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। अरिकमेडु ताम्रलिपित कोरेक बारबेरिकॉम मेसुआ बंदरगाह जो पुडू के नाम से द प्रिलिप्स ऑफ एथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, वो है अरिकमेडु। द प्रिलिप्स ऑफ एथ्रियन सी के लेखक कौन है? ये भी ऐसे ज्ञात नहीं है, लेकिन उसे ज्ञात था कि अरिकमेडु जो है एक बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। रोमन बस्ती प्राप्त हुई अरिकमेडु से। एम्फोरा जार होता है तांबा और लंबा, एम्फोरा जार होता है लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार। लंबा और हत्थेदार जार होता था एम्फोरा। लंबा और हत्थेदार जार, दोनों तरफ हाथ होता था, हत्थेदार जार। लंबा और हत्थेदार जार होता था एम्फोरा। कदम, चेर, चोल, पांडे राजवंशों में से हुआ है जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। चोर, चेल और पांडे का चोर, चेल और पांडे का जो उल्लेख है वो आपको संगम वंश में मिलेगा, संगम साहित्य में मिलेगा। चोर, चेल, पांडे का ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे का जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में मिलता है। चोर, चेल, पल्लव और पांडे में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, तो वो है पल्लव। संगम राजवंश में पल्लव शामिल नहीं है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है तमिल भाषा में। कुरल क्या है? तमिल भाषा में है। कुरल तमिल भाषा में है। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है, कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। कुरल लघुवेद। तमिल रामायण या रामावतरम के लेखक कौन है? कंबन। तमिल रामायण की रचना किसने किया है? कंबन ने। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सतकथन है तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सितर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। लिंगायत जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। लिंगायत का जो इशू है आप देखते होंगे कभी कभी ये पॉलिटिकल इशू भी हो जाता है जब भी कर्नाटक में चुनाव आता है। ठीक है, तो तमिल क्षेत्र के जो सितर एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र का लिंगायत जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगले देखे हैं, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। गुप्त वंश के समय में
गुप्त काल के समय में देवगढ़ का जो मंदिर बना था, खजुराहो, चंदेल, बदामी, चलुक और पनमेल पल्लव। चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज तथा मणि ग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था। तो मणि ग्रामम जो था व्यापारियों का निगम था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोकलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में। तोकलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त कर दिया था। संगम युग में उरियूर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। उरियूर किसके लिए था? सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांडे राज की जीवन रेखा क्या थी? वेंगी नदी। पांडे राज की जीवन रेखा क्या थी? वेंगी नदी। संगम पतन जो पश्चिमी तट पर स्थित है, नौरा, टोंडी, मसूरी और नेलगोंडा। संगम पतन जो पश्चिमी तट पर स्थित है, नौरा, टोंडी, मसूरी और नेलसोंडा। संगम कालीन साहित्य में से कौन में मनन प्रयुक्त होते हैं? राजा के लिए। देखिए ये क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। संगम कालीन साहित्य में से कौन या मनन प्रयुक्त होते हैं? राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। प्रथम और द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था मदुरई और कपाटपुरम में, जिसे अलवई कहते हैं, कपाटपुरम को अलवई कहते हैं। प्रथम संगम हुआ था मदुरई, पहला और तीसरा हुआ था मदुरई में, और दूसरा हुआ था कपाटपुरम में। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि, अगस्त पर्वत भी है वहाँ पे, और अगस्त ऋषि को बोला जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलुक बादामी, पल्लव कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांडे मदुरई। चलुक बादामी, पल्लव कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांडे मदुरई। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया। तो मतवालीन जो है चालुक्य के समय में चीन और भारत के संबंध का विवरण करता है मतवालीन। चालुक्य के राजपूत, गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। तो चालुक्य जो है उत्तर भारत पर शासन नहीं किया। कदम राजाओं की राजधानी थी बनवासी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व के आसपास भेजा था। तो पांडे ने, दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत भेजा था 26 ईसा पूर्व में, वो था पांडे। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमल, महाकाल मंदिर उज्जैन, बेलूर मठ हावड़ा। अब देखिए प्राचीन साहित्य और साहित्यकार है, इसको भी देख लेते हैं। इतिहास के पिता की पदवी हेरोडोटस को जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी। तो अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस ये गुप्त काल में। अमरकोश की रचना किया था अमर सिंह ने। कामसूत्र का अमरकोश का रचना किया अमर सिंह ने। कामसूत्र का वात्स्यायन ने। मेघदूत कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? डंडिन। कुमार संभवम कालिदास ने लिखा था। मल्काग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभवम तथा जानकी हरण में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा। तो जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा था, ठीक है। मल्काग्नि मित्र लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, कुमार संभवम लिखा है। सुमेलित करना है पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, वत्स्यायन कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी कलहन। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। राजतरंग किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी लिखी गई पाणिनि द्वारा। लेखक और रचनाएं। कीर्तार्जुनियम किसने लिखा? भारवी ने। नागानंद लिखा हर्ष ने। मल्काग्निमित्र कालिदास। कर्पूर मंजर राजशेखर। कर्पूर मंजर किसने लिखा? राजशेखर ने। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया है। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है। तो निषाद चरित, कीर्तार्जुनियम एवं शिशुपाल वध। शिशुपाल वध महाभारत से लिया गया है। कीर्तार्जुनियम भारवी का जो लिखा हुआ है, और निषाद चरित श्रीहर्ष का लिखा हुआ है। निषाद चरित ये भी महाभारत से लिया गया है। विशाखादत्त एक नाटक है। विशाखादत्त जो है नाटक लिखे थे विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस जो है एक नाटक है। बराहमीर खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक चिकित्सक है। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ है। चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? पुस्तक है ये चिकित्सा का। चरक संहिता चिकित्सा का पुस्तक है। बराहमिहिर की पंच सिद्धांत का आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। बराहमिहिर की पंच सिद्धांत का किस पे आधारित है? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। रघुवंशम किसने लिखा? कालिदास। स्वप्न वासवदत्तम लिखा है भाष्य ने। कदाम्बरी बाणभट्ट और रत्नावली हर्ष ने। मिलिंद पन्हो
मिलिंद पन्हो क्या है? एक पाली ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो जिससे हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है वह है मिनांडर का लिखा हुआ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद मिनांडर के जो मिनांडर राजा था उसके प्रकाश डालता है कौन? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में था। वह भिक्षु था नागसेन। नागसेन संवाद होता है मिनांडर का, ठीक है। मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है उसमें नागसेन और मिनांडर का जो संवाद है उसके बारे में चर्चा है। वह स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पन्हो जो है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। दरबारी कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हैं। कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिश्चंद्र, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक थे जैसे। कलहन के समय शासक कौन थे? जैसे थे। राजतरंगिणी में कुल कितना तरंग है? तो 8 तरंग है। कलहन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया जोंगराज और श्रीवर ने। राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज तथा श्रीवर ने। सौंदर्यनंद की रचना किसने किया था? सुघोष ने। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। अमर कोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता तथा अष्टांग हृदय में से वह जो विश्व कोशीय ग्रंथ है। तो बृहत संहिता जो है एक विश्व कोशीय ग्रंथ है। मृच्छकटकम लिखा था शूद्रक ने। बुद्धचरित सुघोष, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त और हर्षचरित बाणभट्ट। बराहमिहिर बृहत संहिता है। विशाखादत्त देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। शूद्रक मृच्छकटकम लिखा और बिल्हन विक्रमांग देवचरितम की रचना किया है बिल्हन ने। मृच्छकटकम की रचना क्या है? शूद्रक ने। देवी चंद्रगुप्तम की रचना क्या है? विशाखादत्त ने। और बृहत संहिता की बराहमिहिर ने। राजशेखर कपूर मंजर, मल्काग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, सौंदर्यनंद अश्वघोष। कर्पूर मंजरी राजशेखर, मल्काग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, सौंदर्यनंद अश्वघोष। शकुंतला लिखा है कालिदास ने। मृच्छकटकम, मेघदूतम, ऋतुसंहार तथा विक्रमोर्वशीय में से कालिदास की रचना नहीं है। तो मृच्छकटकम कालिदास की रचना नहीं है, ये शूद्रक की रचना है। कालिदास द्वारा रचित मल्काग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की कहानी है मल्काग्निमित्र में। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास है। गीत गोविंद की रचयिता जो जयदेव है किसके समय में है? लक्ष्मण सेन की सभा में है। जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा में है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपक नाट्य कला है। लीलावती गणित है। महाभास व्याकरण है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह वाक्य गीता में है। जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कहा है महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पंचतंत्र मूल रूप में लिखा गया विष्णु शर्मा के द्वारा। लेखक और ग्रंथ है कातंत्र के लेखक है सर्ववर्मा। मृच्छकटकम का शूद्रक मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। राजतरंगिणी कलहन। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर तथा लल्ल में से वह जो बीज गणित के क्षेत्र में अपना योगदान देता है भास्कर। लीलावती गणित की पुस्तक है, भास्कराचार्य द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट गणितज्ञ और खगोल शास्त्री है। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी, आर्यभट्ट ने। मतविलास प्रश्न के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम है। और मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना गया है मनु को। शून्य का आविष्कार किया किसी अज्ञात भारतीय ने, हालांकि आर्यभट्ट का नाम आता है। सुमेलित है लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुई। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा है। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग किसने लिखा? हुई ली ने। और द नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा? प्लिनी ने। हिस्टोरियल फिलिपिकल्स ये लिखा है पाइपेस ट्रोगस ने। हिस्टोरियल फिलिपिकल लिखा है पाइम्पे ट्रोगस ने। और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखा है। सितार, वीणा, सरोद, तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? वीणा। सितार, वीणा, सरोद और तबला में से प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? वीणा। तो ये हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है पार्ट 2। अब हमारा जो अगला चैप्टर होगा पार्ट 3 पूर्व मध्यकाल से हम शुरुआत करेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। रिवाइज करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। नमस्कार।